तो चलिए, लास्ट लेक्चर जो हमने स्टार्ट किया था डेटाबेस इस कॉन्सेप्ट को लेकर, हमने लास्ट लेक्चर में इसकी कॉन्सेप्ट को समझा, इसकी मीनिंग को समझा, एक एग्जांपल के थ्रू एक्चुअल में ये डेटाबेस होता क्या है इसको भी समझने की कोशिश हमने लास्ट लेक्चर में की थी। मुझे आशा है कि आपको डेटा और डेटाबेस में जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको क्लेरिफाई हुआ होगा। ठीक है, कल हमने ये एग्जांपल देखा था जिसमें आप लोगों ने जो मुझे रिस्पांस दिया था चैट बॉक्स में, उसके बेस पर मैंने इस उसी डेटा को टेबल फॉर्म में यहाँ पे इनपुट किया था। इसी को आप डेटाबेस कहते हो। ओके, तो डेटाबेस की जो कॉन्सेप्ट थी तो उसको हम फिर से थोड़ा सा थ्योरेटिकली रिपीट करेंगे यहाँ पे जो नए हैं उनके लिए। ओके, क्या है? डेटा इज अनस्ट्रक्चर्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड रॉ फैक्ट्स और मटेरियल आफ्टर द कलेक्शन ऑफ इट। जब कोई डेटा कलेक्शन होता है तो वो किस फॉर्म में होता है? वो एक रॉ मटेरियल होता है जो अनस्ट्रक्चर और अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है। बट द मुझे लगता है नेटवर्क इश्यू फिर से चालू हो गया है। कोई बात नहीं, फिर से मैंने रिकनेक्ट किया है इसको। देखेंगे अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आता है तो हम क्लास को बंद कर देंगे। अभी तो ये पहला प्रॉब्लम आ गया है, कोई बात नहीं, ठीक है, तो कंटिन्यू करेंगे। चलो कॉन्सेंट्रेट करो स्क्रीन के ऊपर। बट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस इज स्मार्ट देन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा। डेटा की कॉन्सेप्ट से कहीं बेहतर या स्मार्ट कॉन्सेप्ट है ये डेटाबेस की। डेटाबेस डिफाइंड इन सिंपल टर्म एज अ स्मार्ट स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। अब यहाँ पे रिलेटेड ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अनरिलेटेड डेटा किसी एक टेबल में इंक्लूड नहीं कर सकते। मान लो कि सपोज आपने एक अपने कॉलेज का डेटा, अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स का डेटा एक टेबल में उसको डेटाबेस में कन्वर्ट किया, और मान लो किसी की दूसरी कंपनी है या दूसरा कॉलेज है या कोई भी अलग से इंस्टीट्यूट है, तो उसका डेटा अपने कॉलेज के डेटा में आप इंटर नहीं कर सकते। तो इसके लिए ये वर्ड भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हमें क्या करना पड़ता है? डेटाबेस में एक सिमिलर डेटा को कंपाइल करना पड़ता है उस टेबल में। तो रिलेटेड डेटा यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है ये वर्ड इस कॉन्सेप्ट के लिए। तो क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा और इंफॉर्मेशन इन टेबल। टेबल फॉर्म में हम उसको लेते हैं विद रोज एंड कॉलम्स बाय मैन्युअली और इलेक्ट्रॉनिकली। जो आप मैन्युअली टेबल बनाओ या कंप्यूटर थ्रू बनाओ या मोबाइल थ्रू बनाओ, वो टेबल किसी भी फॉर्म में आप वो टेबल बना सकते हो। उस टेबल में आपको सिर्फ रिलेटेड डेटा ही लिखना है या रिलेटेड डेटा ही उसमें इंसर्ट करना है। क्यों इंसर्ट करना है? तो उसका रीजन आप ये लास्ट वाला सेंटेंस आपको बताएगा। फॉर इजी एक्सेस, फॉर इजी मैनेज एंड अपडेट फॉर द डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा को इजीली एक्सेस करने के लिए, डेटा को इजीली मैनेज करने के लिए, उसको टाइम टू टाइम अपडेट करने के लिए ये डेटाबेस इंपॉर्टेंट है। इसके लिए इसको डेटाबेस कहा जाता है, क्योंकि इसमें इजीली आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, ठीक है, अपडेट भी कर सकते हो, और किसी दूसरे यूजर को अगर उसी डेटा की जरूरत पड़े तो आप उसको शेयर भी कर सकते हो। तो यहाँ तक तो हमने कल एक्सप्लेन किया था। उसके बाद हमने एग्जांपल्स लिए थे, जो आपने एग्जांपल्स बहुत ही अच्छी तरह से कल चैट बॉक्स में मुझे रिस्पॉन्स दिया था उसके बारे में। फिर हमने एडवांटेजेस के बारे में डिस्कशन किया था, हर एक पॉइंट के ऊपर हमने एडवांटेजेस देखे थे डेटाबेस के। उसके बाद इसके जो दूसरा एंगल है डिसएडवांटेजेस, वो भी हमने कवर किया था। आज हम कवर करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स। क्या उद्देश्य होता है जब आप किसी डेटा को डेटाबेस में कन्वर्ट करते हो? तो डेटा को डेटाबेस में कन्वर्ट करने के उद्देश्य क्या है, वो हम आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस: मेकिंग इजी एक्सेस टू डेटा फॉर द यूजर। सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है उस डेटाबेस का? कि जो कुछ डेटा है उस डेटा को इजीली एक्सेस किया जा सके। यूजर कोई भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का डेटा हो सकता है। जिस प्रकार का डेटा है और जिस प्रकार का यूजर है, उस यूजर को उस
डेटा को अच्छी तरह से इजीली, कुछ ज्यादा कुछ डिफिकल्टी ना हो या एक्सेस करने में, उस डेटा का यूज करने में, तो इसका उसी के कारण या इसी उद्देश्य से इस डेटाबेस को बनाया जाता है, क्योंकि यूजर को यूजर फ्रेंडली डेटा बनाना या यूजर फ्रेंडली डेटा को सिस्टमेटिक बनाना या यूजर फ्रेंडली बनाना, यही इसका उद्देश्य होता है। तो ये होगा इसका पहला उद्देश्य। दूसरा, हम प्रोवाइडिंग प्रॉम्प्ट रिस्पांस टू यूजर रिक्वेस्ट फॉर डेटा। अब जिस प्रकार का यूजर है, कैसा है, एक ही डेटा, अगर उसके यूजर अनेक है तो हर एक यूजर के लिए उस वही डेटा, जो सेम डेटा है, वो अलग अलग काम करेगा, वो अलग अलग रिस्पॉन्स देगा, वो अलग अलग ऑब्जेक्ट सॉरी आउटपुट देगा ये, और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके देगा। तो जिस प्रकार हमारा यूजर है या यूजर का जो उद्देश्य है उस डेटा को कलेक्ट करने का, उस डेटा को प्रोसेसिंग करने का, तो उसके हिसाब से वो डेटाबेस क्या करता है, रिस्पॉन्स देते रहता है। क्योंकि कल हमने जो चार्ट आपने, मैंने कहा था कि इस टेबल का आपको क्या ऑब्जर्व किया है, आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया है इस पर्टिकुलर 2 नंबर का जो कॉलम है या 3 नंबर का जो कॉलम है, आपने हर एक ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो मुझे बताया कि सर इसमें मोस्टली जो मोबाइल यूज किए वो सैमसंग की यूज किए, मगर एक ऐसा मोबाइल था। तो ये आपका व्यू हो गया। दूसरे व्यू से हम, मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि जो दूसरा कौन सा था वो मोबाइल, शायद वो लाइव पूछते भी था शायद। ठीक है, मैं दूसरे एंगल से ऐसा भी कह सकता था कि लाइव का सिर्फ एकमात्र मोबाइल यूज किया गया इन 4-5 स्टूडेंट में से। तो ये एंगल है, क्योंकि यूजर को या जो डेटा की जिसकी आवश्यकता है उसको, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके आधार पर ही ये डेटाबेस क्या करता है, पर्टिकुलर यूजर को डेटा प्रोवाइड करने का काम करता है। ओके, इसलिए ये इसको डेटाबेस क्या करता है, प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्स देता है, जैसा यूजर है उसके हिसाब से वो रिस्पॉन्स देना काम करता है। ठीक है, तो इसी दृष्टि से डेटाबेस को प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है। अलाउ द ग्रोथ ऑफ डेटाबेस सिस्टम। अब ग्रोथ जो डेटाबेस की सिस्टम जो होती है, अब डेटाबेस, सपोज आपने अपनी कंपनी में डेटाबेस सिस्टम एक अलग सा डिपार्टमेंट बनाया, तो क्या होगा, कैसे कैसे उस डिपार्टमेंट की ग्रोथ होती रहेगी, जैसे जैसे आप ट्रांजेक्शन बढ़ेगा आपके कंपनी का, वैसे वैसे आपको डेटा मिलेगा। डेटा मिलने के बाद उसी को आप प्रोसेसिंग करोगे, तो ये जो है डेटा प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट की जो एबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो बढ़ती चली जाएगी। इससे क्या होगा कि डेटाबेस सिस्टम जो है, आप एडवांस डेटाबेस सिस्टम को यूज करने लगेंगे, जिससे कि आपके जैसा आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा, उसी प्रकार से आपकी जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसको उसको भी आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो इसी डेवलपिंग के लिए ये डेटाबेस आवश्यक है, क्योंकि ये अलाउ करता है आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करने के लिए, आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को ग्रोथ करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है प्रोवाइड डेटा इंटीग्रिटी। अब कैसा होता है कि हर एक प्रकार का डेटा, अलग अलग टाइप का डेटा आप कंपाइल करते हो, तो सभी जितने प्रकार का डेटा है वो एक ही सिस्टम में आता है, जिसको आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हो। तो एक यूनिटी यहाँ पे मिलती है, यानी कि एक एक प्रकार, सभी प्रकार का डेटा जो है एक मात्र एक सेंट्रलाइज सिस्टम से आपको वो कलेक्ट करते हैं। तो जो डेटा होता है वो सेंट्रलाइज होता है, तो इसलिए इसको ऐसा कहा जाता है कि प्रोवाइड इंटीग्रिटी, प्रोवाइड करना। इस डेटाबेस की जो उद्देश्य होता है वो सेंट्रलाइज डेटा करना, डेटा सभी प्रकार का डेटा सेंट्रलाइज करना, यही इसका एक उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है सर्विंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर। अभी मैंने कहा था कि जैसे यूजर है, एक ही प्रकार का डेटा अगर अनेक यूजर को आपने प्रोवाइड किया या अनेक यूजर के साथ अगर शेयर किया, तो हर एक यूजर अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने अपने उद्देश्य से उस डेटा का यूज करेगा। तो डेटाबेस से क्या होगा, जब डेटाबेस से एक एक्चुअल और ऑथेंटिकेट डेटा जब आप शेयर करोगे अदर यूजर के साथ, तो आपको, यानी कि उस यूजर को एक अच्छा डेटाबेस मिलेगा, एक अच्छा और सिक्योर और जो ऑथेंटिकेट डेटा है वो उसको मिलेगा। तो वो यूजर क्या कर सकेगा, अपने अपने हिसाब से उसको प्रोसेसिंग करके जो उसको आउटपुट चाहिए वो कलेक्ट कर सकता है। तो यूजर के हिसाब से डेटा को प्रोवाइड करना या डेटा बेस को शेयर करना, यही इसका एक उद्देश्य है। नेक्स्ट है कंबाइनिंग इंटर रिलेटेड डेटा टू जनरेट रिपोर्ट। अब इंटर रिलेटेड
जो डेटा है इंटर रिलेटेड हो, एक्सटर्नल रिलेटेड हो, या इंटरनल जो डेटा है अपनी कंपनी का या किसी भी बिजनेस का डेटा का आप डिवाइड कर सकते हो, इंटरनल डेटा, एक्सटर्नल डेटा। तो जो इंटरनल डेटा है, एक्सटर्नल डेटा है, उनमें कॉम्बिनेशन करना, उनका रिपोर्ट जनरेशन में अच्छी तरह से यूज करना, इसी का यही उद्देश्य इस डेटाबेस का होता है। तो यहाँ पे इंटर रिलेटेड जो डेटा है अपनी कंपनी से रिलेटेड, उसको इंटीग्रेट करना, उसको जो रिपोर्टिंग बनानी है, जो आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, उसमें उसका यूज करके देना या करवा देना, यही डेटाबेस का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड मल्टीपल व्यूज ऑफ सेम डेटा। अब यही बात जो यूजर के बारे में है, वही बात डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ये 7 नंबर का पॉइंट इंक्लूड किया है, प्रोवाइड मल्टीपल व्यूज ऑफ सेम डेटा। अब एक ही प्रकार का डेटा अलग अलग व्यूज को प्रेजेंट कर सकता है। जो डेटाबेस में आपने डेटा इंसर्ट किया है, जो टेबल में आपने डेटा इंसर्ट किया है, एक डेटा मगर उसके व्यूज अनेक हो सकते हैं। तो यही व्यूज, अनेक व्यूज को प्रोवाइड करना, प्रेजेंट करना है, यही बात इस डेटाबेस में होनी चाहिए। तो यही बात, यही इसी कारण डेटाबेस इसी उद्देश्य से यूजर को डेटा प्रेजेंट कर सकता है। तो अलग अलग व्यू से इस ऑब्जेक्टिव को हम आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हो, यहाँ पे समझ सकते हो। व्यू अनेक है, एक तो पॉइंट, एक डेटा के व्यू से आप ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, या यूजर के व्यू से आप इसके ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, या प्रोसेसिंग के व्यू से आप इसके ऑब्जेक्ट लिख सकते हो, या जो कंपनी है या जो आउटपुट जिसको मिलने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसके ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। तो सभी व्यू से यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। तो आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है 5 मार्क के लिए, तो इतना इतना ऑब्जेक्टिव लिखना सफिशिएंट है। तो आगे चलेंगे हम, नीड्स ऑफ डेटाबेस। अब ये नीड जो होती है, क्या कारण है, डेटाबेस, डेटा को कन्वर्ट करना डेटाबेस में, इसका क्या कारण है, इसका आवश्यकता क्या है। किसी कंपनी के लिए आवश्यक हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूशन के लिए आवश्यक हो सकता है, किसी बिजनेस के लिए आवश्यक हो सकता है, किसी यूजर के लिए आवश्यक हो सकता है। क्या कारण है, क्या नीड होती है, बेसिक नीड क्या है डेटा को डेटाबेस में कन्वर्ट करने की। तो सबसे पहले क्या है, क्या मिलता है, ये अब ये जो पॉइंट है ये एडवांटेज से रिलेटेड ही है। जस्ट टाइटल अगर आप लिखते समय हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लिखना पड़ेगा। नीड लिखनी है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सारे कंटेंट्स या जो कुछ हमने पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए लिखे हैं, उनको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर एडवांटेजेस पूछा जाए एग्जाम में, तो एडवांटेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा सेंटेंस यहाँ पे चेंज होते रहता है। तो नीड को देखेंगे, नीड ऑफ डेटाबेस। सबसे पहले क्या है, क्या आवश्यकता है डेटाबेस की, तो कीपिंग डेटा सेफ, डेटा को सेव करने के लिए आपको डेटाबेस की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। क्योंकि डेटा को सेव करने के लिए, यानी कि वो पूरा स्टोरेज वाइज अलग स्टोरेज सिस्टम में सेव नहीं होता है। वो यहाँ पे डेटाबेस स्टोरिंग कैपेसिटी अलग है। अब वो डेटा वेयर हाउसिंग की कॉन्सेप्ट अलग है, डेटा वेयर हाउसिंग आगे देखेंगे। यहाँ पे डेटा को सेफ रखना, या इसका अर्थ वेयर हाउसिंग नहीं होता है, वेयर हाउसिंग एक अलग सी कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे डेटा कैसे सेव हो सकता है। अब कल के एग्जांपल को अगर आप थोड़ा सा सोचोगे, वो चार्ट बॉक्स में जो आपने डेटा मुझे भेजा है वो सिक्योर ज्यादा रहेगा, कि जो टेबल में आपने हमने जो डेटा इंसर्ट किया है, डेटाबेस बनाया है, वो सिक्योर रहेगा। ऑब्वियसली वो जो टेबल में जो डेटा बेस हमने बनाया है वो ज्यादा सेफ रहेगा। तो इसलिए, मगर वो हमने वेयर हाउसिंग में उसको सेव नहीं किया है। वेयर हाउसिंग में डेटा को कैसे सेव करना है वो आगे हम देखेंगे। तो पहली आवश्यकता क्या है, डेटा को सेव रखना। दूसरी क्या है, डेवलप अ वैरायटी ऑफ मेजर्स ऑफ डेटा प्रोटेक्शन। अब जो डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग फॉर्म में हम डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे डेटा माइनिंग है, डेटा वेयर हाउसिंग है, हम वेयर हाउसिंग में भी डेटा को प्रोटेक्ट करने का काम ही एक एंगल से किया जाता है। तो अलग अलग एंगल से, अलग अलग वैरायटी से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को सेव करना, डेटा को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट करने के कारण ही डेटाबेस आवश्यक माना जाता है, उसकी जरूरत होती है। नेक्स्ट है फिक्स द स्टैंडर्ड्स फॉर द डेटा। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड्स फिक्स करना, जैसे कि कोई भी कंपनी यदि अपना बिजनेस चलाती है, तो
या कोई कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करती है, प्रोडक्ट बनाते समय वो कुछ स्टैंडर्ड्स अपनी कंपनी के लिए निर्धारित करके रखती है। वो स्टैंडर्ड्स क्या है कि अपना प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, अपने प्रोडक्ट वैसा होना चाहिए, अपने प्रोडक्ट की कीमत इतनी होनी चाहिए, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी लेवल तक होनी चाहिए। ये क्या होता है, वो स्टैंडर्ड मेंटेन, ये वो स्टैंडर्ड डिसाइड करता है कंपनी। किसी प्रोडक्ट के लिए स्टैंडर्डाइजेशन एक अलग सी एक्टिविटी है। स्टैंडर्डाइजेशन है, मार्केटिंग है, एडवर्टाइजिंग है, ये अलग अलग चीजें जैसे एक्टिविटी होती है प्रोडक्ट के लिए, वैसे ही एक स्टैंडर्डाइज एक एक्टिविटी है। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम प्रोडक्ट के लिए कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं, उसी प्रकार से हम डेटा कलेक्शन के लिए या डेटा के लिए या डेटा बेस के लिए, तीनों के लिए हम स्टैंडर्ड डिसाइड कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डिसाइड करने के लिए डेटाबेस की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें एक ही व्यू में सब डेटा या डेटाबेस से हमें पूरी एक व्यू में पूरा डेटा मिलता है। तो उस डेटा में हम स्टैंडर्ड्स को डिसाइड कर सकते हैं। हमें कितनी प्रकार का या किस प्रकार का डेटा कलेक्ट करना है, किस प्रकार का हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए डेटा आवश्यक है, ये सब हम इसके बारे में स्टैंडर्ड डिसाइड कर सकते हैं। तो इसके कारण क्यों स्टैंडर्ड डिसाइड कर सकते हैं, इजीली क्यों कर सकते हैं, तो डेटाबेस के कारण। तो इसीलिए डेटाबेस हमें स्टैंडर्ड डिसाइड करने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है स्टॉप डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। अब एक ही डेटा बार बार अगर आप कंपाइल करते जाओगे, स्टोर करते जाओगे, तो ये आपके लिए हेडेक होगा। आपके मोबाइल में भी कभी आपने आपकी गैलरी अगर फाइल मैनेजर अगर आपने देखा होगा, तो एक ही जो इमेज है, जो आपका फोटो है, वो अलग अलग फोल्डर में, अलग अलग लोकेशन में वो सेव होते रहेगा या होता होगा। तो इससे क्या होगा कि एक ही फाइल अलग अलग फॉर्म में अगर आपने सेव करके रखी है, तो क्या होगा कि वो ये एक तो आपका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कंप्लीट हो जाएगी, और जो डुप्लीकेशन जो होती है एक ही फाइल बार बार या डबल डबल होना, इससे आपको हेडेक भी होगा और बहुत परेशानी भी होगी। तो ऐसी परेशानी न होने के लिए या डुप्लीकेट फाइल्स ज्यादा न होने के लिए या डुप्लीकेशन को कम करने के लिए या न हो इसकी अगर आप प्रिपरेशन करते हो या इसकी जिम्मेवारी लेते हो कि ये एक ही डेटा दूसरी 2 बार या 4 बार हमारे पास न कलेक्ट हो, तो उसके लिए डेटाबेस या डेटाबेस जो है वो आवश्यक है। ठीक है। नेक्स्ट है मेकिंग अवेलेबल डेटा फॉर यूजर बाय वन और मोर यूजर। अब यही बात जो हमने पहले डिस्कस की थी कि जो डेटा है, एक ही डेटा अलग अलग यूजर को प्रेजेंट करना, तो इसके लिए भी डेटाबेस आवश्यक होता है। क्योंकि डेटाबेस क्यों आवश्यक है, यही उसका एक रीजन है कि शेयरिंग, आप इजीली शेयर कर सकते हो। अगर आपने जो कल मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स दिया था, अगर वही रिस्पॉन्स या जो मैसेज आपने भेजे थे अगर मुझे दूसरे को भेजना है, तो मैं उसको इजीली भेज नहीं पाऊंगा। मगर जो मैंने डेटाबेस बनाया है, उस चार्ट को मैं इजीली शेयर कर सकूंगा ना। अगर किसी दूसरे को वो उसी डेटा की अगर आवश्यकता है, तो मैं इजीली उसको व्हाट्सएप से या मेल से उसको ट्रांसफर कर सकूंगा। मगर चैट बॉक्स में जो डेटा है, उसको मैं इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकता, इजीली उसको शेयर नहीं कर सकता। इसलिए जो अदर एक से ज्यादा जो यूजर है, उनके लिए डेटा अवेलेबल अगर कराना है आपको, तो डेटाबेस होना आवश्यक है। ओके। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग नेसेसरी एंड एक्सपेक्टेड कंक्लूजन्स। ओके। अब ये जो है कंक्लूजन, अगर एक्सपेक्टेड कंक्लूजन है, जो अगर आपको परफेक्ट प्रिडिक्शन करना है किसी के बारे में या किसी कंपनी के बारे में या कंपनी की जो प्लानिंग करनी है, अगर आपको एक्सपेक्टेड कंक्लूजन चाहिए, एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए डेटाबेस आवश्यक है। अगर आपके पास प्रॉपरली डेटाबेस नहीं है, तो आप उसकी प्रोसेसिंग प्रॉपरली नहीं कर सकोगे। अगर प्रोसेसिंग अच्छी तरह से नहीं हुई, तो उसकी रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। रिजल्ट अगर आपको अच्छे नहीं मिलते हैं, तो आप उसके बेस पर अच्छे डिसीजन मेकिंग की एक्टिविटी नहीं कर सकोगे। तो इसके इसके कारण ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको एक्सपेक्टेड कंक्लूजन चाहिए, एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहिए, एक्सपेक्टेड डिसीजन एक्टिविटी चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस प्रॉपरली मेंटेन करना पड़ेगा, डेटाबेस अच्छी तरह से उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है अपडेट द डेटा अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। अगर अब ये डेटा कैसे होता है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए डेटा हम कलेक्ट नहीं करते हैं।
क्योंकि एक टाइम लैग खत्म होने के बाद दूसरे टाइम लैग में हमें दूसरी और अलग से डेटा की आवश्यकता होती है। तो हर एक टाइम लैग के अनुसार जब हम डेटा कंप्लीट करेंगे तो उसकी एक सीक्वेंस होनी चाहिए। तब ये सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए हमें डेटाबेस की बहुत आवश्यकता होती है। अगर कल के डेटाबेस के एग्जांपल में आप जो 5 लोगों ने मुझे रिस्पॉन्स दिया था, अब आज अगर मैं वही एग्जांपल ले लूं, अगर वही क्वेश्चन मैं आज जितने भी नए लोग हैं उनको अगर मैं पूछूं तो वो नया डेटा मेरे पास आएगा। उसी डेटा को मैं उस डेटाबेस में फिर से ट्रांसफर करूंगा। तो ये क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। ये डेटाबेस हम अपडेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। जो यूजर है या जो कंपाइल कर रहा है, जो कंपाइलिंग कंपनी जो है डेटा को स्टोर करने वाली या डेटा को कलेक्ट करने वाली जो कंपनी है, उसके लिए ये कन्वीनियंट होता है, उसके लिए ये बहुत ही आसान होता है। ठीक है, इसलिए डेटा बेस आवश्यक है। नेक्स्ट है प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्रिविलेजेस, अदरवाइज अथॉरिटी यू सेट टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस। अब डेटाबेस से क्या होगा, डेटाबेस से आपके हाथ में कंट्रोलिंग आ जाएगी। अगर आप डेटाबेस के प्रोसेसर हो, अगर आप यूजर हो या आप उस डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करते हो, तो आपके पास एक अलग से सिक्योरिटी होगी, आपके पास एक अलग से अथॉरिटी होगी, जिससे कि आपको ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा डेटा शेयर करना चाहिए, किस डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करनी चाहिए, कौन सा डेटा अनयूजफुल है। ये सब आपके हाथ में है। आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, उसके ऊपर आपकी अथॉरिटी होती है। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है या यूजर को या डेटा जो कंप्लीट कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है, उसको अगर अथॉरिटी देनी है तो ये आप डेटाबेस के माध्यम से दे सकते हो। तो इसी के कारण सिक्योरिटी और अथॉरिटी के लिए ही डेटाबेस बहुत आवश्यकता होती है, इसकी बहुत नीड होती है। लास्ट जो पॉइंट है प्रोवाइड डेटा इंटीग्रिटी, जो अभी हम इससे पहले जो हमने डिस्कशन किया था, क्योंकि डेटा को सेंट्रलाइज करने के लिए, डेटा को इंटीग्रेट करने के लिए डेटाबेस की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत एंगल से, अलग अलग एंगल से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अपने कॉलेज का अगर अपन एग्जांपल ले तो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा कलेक्शन होता है या उसके बेस पर डेटाबेस भी बनाया जाता है। उसके बाद जो एम्प्लॉयज है, जो लेक्चरर्स है, जो काम करने वाले जो है कॉलेज में, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा कलेक्शन किया जाता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा कलेक्शन किया जाता है। ये सब अलग अलग एंगल से डेटा कलेक्शन करने के बाद उस सभी को एकत्रित करना, सभी को सेंट्रलाइज करना, सभी को इंटीग्रेट करने के लिए डेटाबेस बहुत आवश्यक है। तो मुझे लगता है इन 8 ये 9 जो पॉइंट है, इस पॉइंट की वजह से, इस पॉइंट के ऊपर आप थोड़ा सा विचार किए करो, जिससे कि आपको इसकी जो आवश्यकता है, नीड जो है डेटाबेस की, वो अच्छी तरह से समझ में आ सके। एग्जाम में ये 5 मार्क के लिए इतना सफिशियंट है, इतना लिखना। पॉइंट वाइज अगर आप लिखोगे तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। अगर 10 मार्क के लिए आता है तो इसी पॉइंट के अंदर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा। उसी प्रकार से जो इससे पहले वाला जो पॉइंट हमने देखा था ऑब्जेक्टिव, वो भी वैसे ही आपको इसको लिखना पड़ेगा। अगर 5 मार्क के लिए आता है तो आप जस्ट ये 7 पॉइंट्स उसमें लिख सकते हो। अगर 10 या 12 मार्क के लिए आता है तो हर एक पॉइंट के अंदर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट सफिशिएंट है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है डेटाबेस में मेटा डेटा के ऊपर जाना था, तो हम कल उसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए हम यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे। बाद में कल के लेक्चर में हम दूसरे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। तो आज के सेशन खत्म करने से पहले मुझे कुछ बातें आपके साथ शेयर करनी थी। कल मैंने ऑनलाइन प्रोग्राम के बारे में बताया था, आपको इन्फॉर्म किया था, आपसे कुछ राय मांगी थी। तो आप में से किसी को कुछ बोलना है उसके बारे में, आपके क्लास में थोड़ा सा इसको स्प्रेड करो कि सबको ये पता, ये इंफॉर्मेशन देना कि ये हमें प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है। तो इसके लिए आपके क्लास में से जिसको डांस आता है या जिसको गाना गाना आता है या कोई भी अदर एक्टिविटी अगर आती है तो वो मुझे इन्फॉर्म करे, जिससे कि हमें इस इवेंट को कंप्लीट करने के लिए कुछ डेटा मिल सके। तो उस डेटा के बेस पर मैं इसको मैनेज करने की कोशिश करूंगा। तो आप मुझे
बता सकते हो? मैं थोड़ा सा माइक यहाँ पे चेंज करता हूँ, जिससे कि किसी को कुछ बोलना है तो आप वहां से अपना साउंड ऑन करो। किसी को कुछ बोलना है इसके बारे में, जो ऑनलाइन प्रोग्राम हम लेना चाहते हैं, क्योंकि हमें 10 मिनट बचे हैं तो उससे पहले आपको बोलना पड़ेगा। चैट बॉक्स में आप मुझे पहले मैसेज करो, जिससे कि मैं आपकी आवाज़ यहाँ से अनम्यूट करूँगा। ठीक है, कोई बात नहीं। आप ये कल तक ये मैसेज फॉरवर्ड करना अपने फ्रेंड्स को। अगर किसी को डांस, सिंगिंग और अदर एक्टिविटी है तो वो मुझसे कांटेक्ट करें। तो आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं, कल ऑन टाइम फिर से ज्वाइन हो जाएंगे। ओके, आज लेट भी हो गया, क्लास भी लेट चालू हो गया। एक मैसेज आया है, ठीक है। चलिए फिर कल ऑन टाइम मिलेंगे। अगर कुछ रहा तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं।